नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में एक ऐसे मुद्दे की तह तक जाएंगे जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। नीट परीक्षा पेपर लीक विवाद। हाल ही में एक बहुत ही विस्तृत इंटरव्यू सामने आया है और उसके आधार पर बिना किसी पक्षपात के इस पूरी स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद किसी की साइड लेना बिल्कुल नहीं है, बल्कि स्रोत में जो बातें, जो दर्द सामने आया है, उसे बिल्कुल स्पष्ट रूप से रखना है। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर इस व्यवस्था में चूक कहाँ हुई है। 22 लाख। एक बार इस आंकड़े के बारे में सोचिए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन विद्यार्थियों की संख्या है जिनकी सालों की मेहनत और उनका पूरा भविष्य आज अधर में लटका हुआ है। स्रोत का कहना है कि इस आंकड़े के पीछे जो मानसिक प्रताड़ना छिपी है उसे शब्दों में बयान करना लिटरली नामुमकिन है। जब इतने बड़े पैमाने पर किसी परीक्षा का सिस्टम फेल होता है ना, तो प्रभावित होने वालों की संख्या किसी छोटे देश की पूरी आबादी के बराबर होती है। ये वाकई बहुत गंभीर बात है। इस पूरी एनाटॉमी ऑफ अ फेलियर को समझने के लिए इसे 6 मुख्य हिस्सों में बांटकर देखेंगे। Anatomy of the leak, the devastating human cost, a failure of oversight, economics of the mafia, threat to public health और आखिर में fixing a broken system। तो चलिए सबसे पहले हिस्से पर आते हैं, Anatomy of the leak यानी Uncovering the mechanics। आखिर ये शुरू कहाँ से होता है? अगर ध्यान दें तो एक आम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से MBBS करने की फीस लगभग 1 से 1.5 करोड़ रुपए के बीच आती है। वहीं स्रोत बताते हैं कि ब्लैक मार्केट में लीक हुआ पेपर 5 से 50 लाख रुपए में बिक गया। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो पेपर माफिया इस भारी अंतर का पूरा फायदा उठाते हैं। खरीदने वालों के लिए ये एक तरह का बहुत बड़ा डिस्काउंट बन जाता है। और सच कहें तो यही वो बड़ा आर्थिक लालच है जो ब्लैक मार्केट में इस पेपर की डिमांड को इतना बड़ा बना देता है। और इस पूरे ऑपरेशन को जिस ढिठाई के साथ अंजाम दिया गया वो और भी चौंकाने वाला है। स्रोत के मुताबिक एग्जाम से कई दिन पहले ही व्हाट्सएप, टेलीग्राम और फेसबुक पर ये पेपर्स गेस्ट पेपर्स के नाम से सर्कुलेट कर दिए गए थे। साथ में एक चेतावनी भी थी कि इन प्रश्नों के आने की संभावना सबसे अधिक है। और जब असली परीक्षा हुई, हैरानी की बात यह थी कि उनमें से 85 से 90% प्रश्न बिल्कुल वही थे। मतलब इतने बड़े पैमाने पर इतनी निडरता से काम किया गया जो किसी के भी होश उड़ा दे। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, द डेवेस्टेटिंग ह्यूमन कॉस्ट, ड्रीम्स वर्सेस ग्रीड। इन आंकड़ों से थोड़ा आगे बढ़कर देखें तो एक बेहद दर्दनाक रियलिटी सामने आती है। यहां एक तरफ वो बच्चे हैं जो अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। स्रोत के अनुसार बच्चे पढ़ते पढ़ते सर्वाइकल पेन झेलने लगते हैं। उनकी उंगलियों पर लगातार पेन पकड़ने से निशान पड़ जाते हैं। गरीब परिवार अपनी जमीन और गहने तक गिरवी रखकर बच्चों को पढ़ाते हैं। परीक्षा देने जाने पर यही बच्चे स्टेशन पर 20 रुपए की प्लास्टिक शीट बिछाकर सोते हैं। और इसके ठीक उलट दूसरी तरफ है पेपर माफिया, जो इन्हीं बच्चों के सपनों से खेलकर हजारों करोड़ का मुनाफा बना रहा है। एक पूरा हाई रिवॉर्ड बिजनेस चल रहा है। ये कॉन्ट्रैक्ट सच में अंदर तक झकझोर देता है। अक्सर जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो लोग बहुत आसानी से कह देते हैं कि दोबारा परीक्षा करवा लीजिए, इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन स्रोत ने इस बात पर कड़ी आपत्ति जताई है। उनका मानना है कि जो लोग ऐसी सतह की बातें करते हैं उन्हें एक बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बीच का जमीन आसमान का अंतर पता ही नहीं है। किसी कॉम्पिटिटिव परीक्षा में एक बच्चा अपना सब कुछ झोंक देता है। एक नंबर की भूल, एक छोटा सा ह्यूमन एरर भी पूरा करियर खत्म कर सकता है। इसे महज दोबारा टेस्ट कहकर हल्के में नहीं लिया जा सकता। आइए तीसरे पहलू पर चर्चा करते हैं, अ फेलियर ऑफ ओवरसाइट, इंस्टीट्यूशनल ब्रेकडाउन। क्योंकि इतने बड़े स्तर पर ऐसी धांधली बिना किसी संस्थागत नाकामी के तो हो ही नहीं सकती। हम सब जानते हैं कि भारत में इस परीक्षा को आयोजित करने की जिम्मेदारी NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की होती है। लेकिन इंटरव्यू में स्रोत ने बेहद कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए इसे नेवर ट्रस्टेबल एजेंसी का नाम दे दिया। उनका आरोप यह है कि जब विद्यार्थियों ने परीक्षा से पहले ही लीक हुए प्रश्नों के स्क्रीनशॉट प्रमाण के रूप में भेजे थे, तब भी उस पर ध्यान नहीं दिया गया, उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। स्रोत के मुताबिक ये सिर्फ नाकामी नहीं बल्कि इस संस्था के अहंकार को दर्शाता है। और सिर्फ NTA नहीं, जांच एजेंसियों का ट्रैक रिकॉर्ड भी स्रोत द्वारा बेहद निराशाजनक बताया गया है। ध्यान दीजिएगा इस डेटा पर। दावा यह है कि 2015 से लेकर अब तक 16 राज्यों में 162 से ज्यादा ऐसे पेपर लीक और फ्रॉड के मामले दर्ज हो चुके हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? इन 162 मामलों में सजा या कन्विक्शन सिर्फ एक मामले में देखने को मिला है। सिर्फ एक। स्रोत का तर्क बिल्कुल स्पष्ट है, जब तक कड़ी सजा का डर ही नहीं होगा तब तक यह साइकिल आखिर रुकेगा कैसे? जो हमें लाता है हमारे चौथे हिस्से पर, इकोनॉमिक्स ऑफ द माफिया, हाई रिवॉर्ड लो रिस्क। आखिर कानून के बावजूद ये माफिया इतने बेखौफ कैसे हैं? इसका जवाब इस पूरे धंधे के स्ट्रक्चर में छिपा है। इस माफिया ने एक पूरा लो रिस्क हाई रिवॉर्ड बिजनेस मॉडल सेट कर लिया है। स्रोत इसकी पूरी चेन को समझाते हैं। सबसे पहले मास्टरमाइंड्स पेपर लीक करते हैं, उसके बाद आसानी से हजारों करोड़ रुपए कमाए जाते हैं। जब मामला मीडिया में उछलता है तो क्या होता है?
कुछ छोटे मोहरे यानी छोट भैये पकड़े जाते हैं। इन मोहरों को या तो आसानी से बेल मिल जाती है या बहुत छोटी सजा होती है, जबकि असली खिलाड़ी पीछे सुरक्षित रहते हैं। और फिर जैसे ही अगली परीक्षा आती है, यह पूरा चक्र वापस घूमने लगता है। हाल ही में एक नया कानून प्रस्तावित किया गया है जिसमें 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और अधिकतम 10 साल तक की सजा का प्रावधान है, लेकिन स्रोत ने इस पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि जरा सोचिए, जिस अपराध में हजारों करोड़ रुपए कमाए जा रहे हों, वहां 1 करोड़ का जुर्माना किसी रुकावट जैसा लगता है या एक प्रमोशन जैसा। उनके मुताबिक इस तरह की सजा से माफिया के रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी उनके मुनाफे और जोखिम के गणित पर सच में कोई खास असर नहीं पड़ता। चलिए बढ़ते हैं 5वें हिस्से की ओर, थ्रेट टू पब्लिक हेल्थ, द रिपल इफेक्ट। अगर किसी को लगता है कि यह मुद्दा सिर्फ एक परीक्षा तक सीमित है, तो स्रोत ने एक ऐसे खतरे की ओर इशारा किया है जो हमारे भविष्य से सीधा जुड़ा है। हमारा मेडिकल टूरिज्म पूरी दुनिया में बेहतरीन माना जाता है। अमेरिका, यूरोप और कजाकिस्तान जैसे देशों से मरीज यहां भरोसा करके अपना इलाज करवाने आते हैं। स्रोतों वार्न करते हैं कि अगर ग्लोबल लेवल पर यह संदेश चला गया कि भारत के मेडिकल सिस्टम में ऐसे डॉक्टर भी मौजूद हैं जो पेपर खरीद कर आए हैं, तो ये विश्वास पूरी तरह टूट जाएगा। ये एक हाईली प्रॉफिटेबल वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्री के गिरने का कारण बन सकता है। और इस आने वाले दौर का सबसे डरा देने वाला पहलू स्रोत के इस सवाल में छिपा है। उन्होंने पूछा कि आज से 10 साल बाद जब ये फर्जी लोग डॉक्टर बनकर ऑपरेशन थिएटर में खड़े होंगे तो क्या होगा, ये किसको चीरा लगाएंगे? ये सवाल वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। ये सिर्फ परीक्षा की धांधली नहीं है, ये पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था की नींव को खोखला करने जैसा है। आखिरी हिस्सा, फिक्सिंग अ ब्रोकन सिस्टम, द प्रपोज्ड क्योर्स। ऐसी गंभीर समस्या का कोई ना कोई समाधान तो निकलना ही होगा। स्रोत ने यहां सिर्फ समस्याएं नहीं बताई, बल्कि कुछ ठोस स्ट्रक्चरल चेंजेस भी सुझाए हैं। स्रोत द्वारा सुझाए गए बदलावों में सबसे बड़ा सुझाव एनटीए को पूरी तरह से भंग करना है। दूसरा ये कि इन परीक्षाओं को सीधे पीएमओ यानी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस की देखरेख में लाया जाए ताकि इसकी अकाउंटेबिलिटी बनी रहे। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस के माध्यम से निगरानी तय की जाए। और चौथा, एक के बजाय ऐसी कई अलग अलग और स्वतंत्र टीम्स बनाई जाएं जो एग्जाम पेपर सेट करें, ताकि किसी एक जगह पर पूरी तरह निर्भरता ना रहे। और इन सबसे आगे बढ़कर स्रोत का सबसे मजबूत तर्क यह है कि ऐसे अपराधों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीधा खतरा माना जाना चाहिए। जब 22 लाख युवाओं का भविष्य एक साथ तबाह किया जा रहा हो, तो इसे किसी आतंकी घटना से कम क्यों समझा जाए? इसीलिए एनएसए और यूएपी जैसे सबसे कड़े कानून लगाने और एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा जांच करवाने की पुरजोर वकालत की गई है, ताकि डर का माहौल पैदा हो। इस पूरे विश्लेषण को समाप्त करते हुए एक आखिरी और बेहद जरूरी सवाल पर विचार करना चाहिए। अगर आज मेडिकल शिक्षा की नींव इस तरह से कॉम्प्रोमाइज कर दी जाएगी, तो आने वाले कल में किस पर विश्वास करके लोग अपनी जान सौंपेंगे? ये आने वाली पीढ़ी और हमारे स्वास्थ्य पर एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।